जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के इस एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 दिनों से क्लास नहीं चल पा रही थी। होली का थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिया गया था कि होली में थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, और आज हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने इसका पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 1 में डेफिनेशंस को पढ़े बड़े अच्छे से। पार्ट 2 में जो है सेक्शन 3 से लेकर और 15 तक पढ़ा गया, जिसमें चीज़ों को जो है बहुत डीपली हम लोग समझे। अब आज हम लोग ये तीसरे पार्ट को शुरू कर रहे हैं। तीसरे पार्ट को हम 16 पढ़ेंगे, सेक्शन 16 से पढ़ेंगे और 21 तक इसको समाप्त किया जाएगा। तो आज का जो ये सेगमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, इसका जो 16 को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, लेकिन 17 जो इसका 17 सेक्शन 17 है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और बाकी जो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसके पहले पढ़े हुए हैं आरपीएफ से संबंधित, उसको आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जिन लोगों से छूट गया है तो जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग सेक्शन 16 से शुरू करेंगे। इसको शुरू करने के पहले दोस्तों एक आपसे मेरा अनुरोध है, जैसे कि अभी पिछले 23 तारीख को 23/4 को यानी कि होली के एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है पश्चिम रेलवे का, वेस्टर्न रेलवे से, कि 25/4/2024 तक 25/4/2024 तक जो है इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो ये रिक्रूटमेंट है, जो ये एलडीसी का एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन जो है ये 25/4/2024 तक जारी हो जाएगा। तो आमतौर पर देखा जाता है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के बाद 30 डेज या उसके अंदर तक जो है परीक्षाएं करा ली जाती हैं। खैर, अभी तो बहुत सारे रेलों में वैकेंसी भी डिक्लेयर नहीं हो पाई है, लेकिन आशा करते हैं कि चूंकि लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसको देखते हुए जून के सेकेंड वीक में यानी कि 10 के बाद 10 से 15 या 20 तक जो है आपकी परीक्षाएं होना संभावित है। जून को एक आप एक्सपेक्टेशन मान के चल सकते हैं कि मतलब ये 20 जून तक इसके अंदर में ही आपकी परीक्षाएं यहाँ से हो जाएगी। तो आज आज 26 तारीख है, और 26 तारीख और यहाँ से आप 2.5 महीने का समय मान सकते हैं। आपके पास 2.5 महीने का समय है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करके और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें, जैसे वर्तमान परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक होगी। जल्दी ही वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी तो क्लियर हो गई है। हेड कांस्टेबल में थोड़े आशा से कम सीट आए हैं, लेकिन उसका एक कारण भी रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये 25/4/2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बिल्कुल लग जाइए, जी जान से लग जाइए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं उसको आप देखिए। और जो लोग इनरोल होना चाहते हैं तो इस चैनल पे जो है 7 से 9 प्रतिदिन जो है जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं, जो पैड है, एक छोटा सा इनिशिएटिव रखा गया है, उसको देकर और वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि 2.5 से 3 महीने अब हम लोग थोड़ा सा अपने पढ़ाने का जो रेशियो है उसको तेज करेंगे, क्योंकि वहाँ से शुरू करने के बाद फिर जो है हम लोग MCQ में आएंगे, तो MCQ में काफ़ी समय लगेगा। हालांकि सारी चीज़ें बन गई हैं और आपको जो है प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं, और बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए, क्योंकि 7 बजे सभी लाइव क्लास भी चलने वाले हैं। तो सेक्शन 16 को देखते हैं। सेक्शन 16 क्या कह रहा है। सेक्शन 16 जो कह रहा है, निलंबन के दौरान बल सदस्यों के उत्तरदायित्व, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन की जब बात आती है तो इसको हम लोग रूल 133 में देखते हैं। रूल 133 आरपीएफ रूल 133 में देखते हैं सस्पेंशन की बात। निलंबन की बात देखते हैं 133 में। तो 133 को इसको शुरू करने से पहले निलंबन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो निलंबन में क्या क्या है। 133 का जो मेन चीज़ है, जो मेन पार्ट है, ये निलंबन चूंकि रिलेट करता है 16 को, सेक्शन 16 को, इसलिए हम थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लेकिन आपको बता देते हैं। 133 में जो है, जो रूल 133 में यहाँ पे कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में जो है ASC यानी सहायक सुरक्षा आयुक्त, ASC कह लीजिए या सहायक सुरक्षा आयुक्त कह लीजिए, सहायक सुरक्षा आयुक्त, ससुआ, जिनको ससुआ बोला जाता है क्षेत्रों में, तो सहायक सुरक्षा आयुक्त जो है, यह जो है ASI के रैंक को, ASI तक के रैंक को, यानी कि ASI और SI, यहाँ ASI भी ले सकते हैं, ASI और SI को निलंबित
करने की का पावर जो है ये है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची तो वहाँ से ये क्लियर होगा कि कहाँ से जो है किनको शक्ति मिली हुई है निलंबन करने के लिए और पदच्युत करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम अनुसूची पढ़ेंगे तो अनुसूची में वो पावर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि रूल में भी वो सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो निलंबन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि विशेष परिस्थितियों में जो है सहायक सुरक्षा आयुक्त जो है एएसआई और एसआई को निलंबित कर सकता है, और निरीक्षक आईपीएफ जो है, आईपीएफ किसको, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एचसी को निलंबित कर सकते हैं। ये इनको पावर मिला हुआ है 133 में, इनको जो है ये पावर मिला हुआ है। एएससी जो है यानी सहायक सुरक्षा आयुक्त जो है एसआई और एएसआई को निलंबित कर सकते हैं, और आईपीएफ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन भी उसमें यह रखा गया है कि निलंबन के 3 दिनों के अंदर, निलंबन के, देखिए एक तो पहली बात तो है कि इनको निलंबित डायरेक्ट नहीं करेंगे एएसआई एएससी जो होते हैं, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में, एक शब्द आ गया है विशेष परिस्थितियों में, जो है एएससी जो है सहायक सुरक्षा आयुक्त जो है या एएसआई और एसआई को निलंबित कर सकते हैं, और आईपीएफ जो है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को निलंबित कर सकते हैं। हालांकि 3 दिन के अंदर जो है जो सक्षम अथॉरिटी है उससे जो है इनका अनुमोदन लेना पड़ेगा। अगर किसी कारण से अनुमोदन नहीं लिया जाता है, मौखिक कह लीजिए या लिखित में अनुमोदन लेना पड़ेगा, अगर अनुमोदन नहीं मिल पाता है तो यह निलंबन जो है स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। ये निलंबन का दिया गया है, जब 133 रूल में पढ़ेंगे इसके बाद तो वो सारी चीजें क्लियर होगी। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, निलंबन के दौरान बल सदस्यों का कर्तव्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि सदस्य होना उसके पद से निलंबित होने के कारण ही समाप्त नहीं हो जाएगा, और उस कालावधि के दौरान वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अधीन होगा जिसके अधीन वह कर्तव्यरूढ़ होने पर होता है। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि निलंबन आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, निलंबन जो है कोई पनिशमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि सदस्यता निलंबन होने का मतलब यह नहीं कि आपकी सदस्यता समाप्त हो गई। निलंबन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, इसलिए है कि जो भी आपके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जो भी आरोप अधिरोपित किए गए हैं, तो उनसे आप किसी प्रकार से जांच को प्रभावित न कर पाए, इसके लिए आपको निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित का जो कंडीशन होता है, एक जगह आपको संबद्ध किया जाता है जहां पे कि आपके दोनों टाइम आपको हाजिरी देनी पड़ती है, आपका अटेंडेंस होता है, तो वो सारी चीजें प्रक्रिया होती है। यहाँ कह रहे हैं कि सदस्य होना उसके पद से निलंबित होने के कारण समाप्त नहीं हो जाएगा, और वह उसी तरह माना जाएगा, वह वही माना जाएगा जैसे कि वह ड्यूटी पर है, कर्तव्यरूढ़ है, उन्हीं उत्तरदायित्वों और उन्हीं अनुशासन और उन्हीं शास्तियों के अधीन होगा। बस यही होगा कि वो वर्दी नहीं धारण करेगा, ये सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूटी उसकी नहीं लगाई जाएगी, हथियार उसको जो है नहीं अलॉट किया जाएगा, ये है बस। तो निलंबन के दौरान जो है बल सदस्य को वही माना जाएगा जैसे वो कर्तव्यरूढ़ हो, उन्हीं उत्तरदायित्व और उन्हीं अनुशासन और शास्त्रियों के अधीन होगा जिसके अधीन वह ड्यूटी पर होता तो उसका होता। 16 में बस इतना ही है। 16 का क देख लीजिए। 16 का ए क्या कर रहा है, बल सदस्य न रह जाने पर व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण, यानी कि धारा 7 के अंतर्गत जो है, सेक्शन के धारा 7 के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो आयुध, जो हथियार उसको है, और उसका जो है अभ्यर्पण करेगा। अगर निलंबन हो जाता है तो इन सारी चीजों का अभ्यर्पण करेगा, यानी उसको सक्षम अथॉरिटी के पास जमा कर देगा। ऐसे अथॉरिटी के पास जमा करेगा, सक्षम अथॉरिटी के पास उसको जमा कर देगा। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारणवश बल सदस्य नहीं रह जाता है, अपने नियुक्ति प्रमाण पत्र, आयुध, साज सज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुएं जो उसे बल सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हो, उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित कर देगा जो उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त हो। यानी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को वो सारी चीजें अभ्यर्पित कर देगा जो उनको प्राप्त करने के लिए सशक्त हो, यानी जिसके जो अथॉरिटी हो उसके पास। आगे चलिए, आगे चलते हैं। इसका 3 क्या कह रहा है, 3 को भी देख लेते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी आर्टिकल विच अंडर द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर जनरल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन टू होम इट वाज डिलीवर्ड। यानी कि इस धारा की कोई ऐसी बात, किसी ऐसी वस्तु को लागू नहीं समझी जाएगी जो महानिदेशक के आदेशों के अधीन उस व्यक्ति की संपत्ति हो गई हो अथवा जो उसे दे। यानी कि महानिदेशक के द्वारा अगर कोई ऐसा सामान है जिसको कि उसको दे दिया गया है या उसको उस चीज को उसके सुपुर्द कर दी गई है, तो उस चीज को जो है इस अधिनियम के इस धारा के अंतर्गत उसको लागू नहीं माना जाएगा अगर महानिदेशक के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को जो वो संपत्ति दे देगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि किसी गुड वर्क के लिए, किसी गुड वर्क के लिए किसी बल सदस्य को कोई प्रशंसा पत्र या कोई इस प्रकार का कोई जो उसको
धनराशि या कोई इस तरह की कोई चीज दी गई है जो कि उसके बल सदस्य रहते हुए उसके गुड वर्क के लिए या किसी विशेष चीज के लिए उसको पर्सनली दी गई है, तो उस चीज को वह वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह उसकी पर्सनल वो चीजें होंगी। देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 छूट रहा है मेरे ख्याल से। तो सेक्शन 2 कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो उसको दिए गए नियुक्ति प्रमाण पत्र, आयुध, साज सज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुओं को अभ्यर्पित नहीं करे, नियम 1 की उपेक्षानुसार अभ्यर्पित करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या जमा नहीं करेगा या अभ्यर्पित करने से इनकार करेगा, दोष सिद्धि पर कारावास जिसकी अवधि 1 मास तक होगी या जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि देखिए पहले में क्या किया गया कि अगर बल सदस्य आप हैं तो अगर निलंबन आप हो जाते हैं तो आपको वही माना जाएगा जैसे आप ड्यूटी पर हैं, उसी हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। और दूसरे पॉइंट में क्या दे दिया, अगर जानबूझ के वो नियुक्ति प्रमाण पत्र, आयुध, साज सज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुओं को उपधारा 1 के अपेक्षानुसार जमा नहीं करता है या जानबूझकर जमा करने से उपेक्षित करता है या अब ऐसा करने से इनकार कर देता है, तो उसके खिलाफ जो है मामला चलाया जाएगा और दोष सिद्धि होने पर कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की होती है। यहाँ कारावास का मतलब क्या हो गया कि इसको जो है क्या क्या किया जाएगा, यानी कि परिरोध किया जाएगा, बल के अधीन परिरोध किया जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी जिसकी अवधि 1 मास तक के लिए जो उसको परिरोध किया जाएगा और उसको या जुर्माने से या ऐसा जुर्माना जो 200 रुपए का हो सकेगा या दोनों से उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और तीसरा में कह रहा है कि कोई बल सदस्य रहते हुए अगर कोई पर्सनल चीजें महानिरीक्षक के द्वारा जो है उसको दी गई है या नियमों के अधीन उसको दिया गया है तो वह उसकी संपत्ति होगी, उसको जमा नहीं कराया जाएगा। बस ये 16 का यही 3 पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 17 को देख लीजिए। 17 के कुछ पॉइंट हैं जिनको नोट करना बहुत जरूरी है। पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा, यानी कि कर्तव्य की उपेक्षा करने पर दंड। यहाँ पे ये दंड है, दंड की प्रक्रिया दी गई है, शास्ति यानी दंड के बारे में दिया गया है। कर्तव्य की उपेक्षा करने पर दंड के बारे में दिया जा रहा है। विदाउट प्रेजुडाइस टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 9, एवरी मेंबर ऑफ द enlisted force who commits any breach of duty। देखिए ये जो इंग्लिश का पोर्शन है इसको देख लीजिएगा। ये चूंकि साउथ के कुछ हमारे साथी हैं, कुछ सदस्य हैं जिनका भी ये मांग हमेशा रहता है कि इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए, तो इसका जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या इसको देख सकते हैं कि यहाँ से जो चीज़ें हैं इंग्लिश में जिनको हिंदी में नहीं समझ में आती है अपना इंग्लिश देख ले। बाकी जो लोग भी बल सदस्य हैं थोड़ा बहुत हिंदी जानते ही हैं, थोड़ा बहुत सभी को जानते हैं। थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूजन होता है, देखिए इंग्लिश इसलिए भी आप लेके जरूरी है कि परीक्षाओं में कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब आप सीबीटी देते हैं, परीक्षा दिए होंगे तो आप महसूस किए होंगे, कुछ चीज़ें जो हैं जो इंग्लिश में जिनका प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में होता है थोड़ा गलत हिंदी में हो जाता है। क्योंकि ये ट्रांसलेट ही होता है तो उसको हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर पढ़ने से सारी चीज़ें जो है कंफर्म हो जाती है। तो कभी आपको किसी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत हिंदी, उसमें वो सिस्टम दिया रहता है तो हिंदी इंग्लिश करके उसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 17 क्या, कर्तव्य की उपेक्षा पर दंड, यानी कर्तव्य में गफलत करने के लिए दंड या उपेक्षा करने के लिए दंड। एक कह रहा है, इसका पहला पोर्शन क्या कह रहा है, धारा 9 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे प्रत्येक भर्ती किए गए बल सदस्यों को जो कर्तव्यों के किसी अतिक्रमण का अथवा किसी नियम को या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए विधिपूर्ण आदेशों को जानबूझकर भंग करने की या उसकी जानबूझकर उपेक्षा करने का दोषी होगा, अथवा जो अपने पद के कर्तव्यों से अपने को अनुज्ञा के बिना हटा लेगा या छुट्टी पर अनुपस्थित रहने पर उस छुट्टी की समाप्ति पर उचित कारण के बिना अपनी ड्यूटी पर नहीं आएगा, अथवा जो भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य से भिन्न किसी अन्य नियोजन में लगेगा, अपने आप को कहीं इंगेज करेगा या प्राधिकारी के बिना जो है आदेश के जो है वो जो है छुट्टी पर जाएगा लेकिन छुट्टी से समय पर नहीं आ पाएगा, या कायरता का दोषी होगा या उसको बल अभिरक्षा में लिया जाएगा और दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यहां देखिए कहने का मतलब है कि धारा 9 जो है, धारा 9 और धारा 17 में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता होगा। तो धारा 9 क्या है, धारा 9 है क्या, दंडों के बारे में बताता है, यानी कि पदच्युति और जो बड़े दंड हैं उनके बारे में धारा 9 बताता है कि बड़े दंड या छोटे, मतलब जो दंड के बारे में बताता है कि धारा 9 जो है कर्तव्य में, और ये धारा 17 बताता है कि कर्तव्य में गफलत के लिए दंड के बारे में बताता है, यानी कि ड्यूटी में उपेक्षा के बारे में दंड से बताता है। वही कह रहे हैं कि धारा 9 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक भर्ती किए गए बल सदस्य को जो अपने कर्तव्य के किसी अतिक्रमण का अथवा किसी नियम को या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करता है, यानी कि किसी नियम अधिनियम को जानबूझकर भंग करता है या किसी अधिकारी के द्वारा दिए गए जो विधिपूर्ण आदेश हैं उनकी अवहेलना करता है या उपेक्षा करता है या अपने पद के कर्तव्यों के
के अपने को अनुज्ञा के लिए हटा लेगा, यानी बिना अनुमति के ड्यूटी से हटा लेता है, बिना अनुज्ञा के हटा लेता है, या छुट्टी पर जाने के बाद वो समय से आता नहीं है, उस तथा छुट्टी के समाप्ति पर बिना कारण के अपनी ड्यूटी पर नहीं आता है, अथवा भर्ती के बल सदस्य के रूप में जो उसके कर्तव्य हैं, जो दिए गए हैं जो कर्तव्य है, उससे भिन्न किसी अन्य नियोजन में अपने आप को इंगेज कर लेता है, तो या कायरता का दोषी होता है, उसको बल अभिरक्षा में लिया जाएगा और दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी उसको दंडित किया जाएगा। 17 के इस पॉइंट में, एक पॉइंट में ये कह रहा है। अब 17 का पॉइंट 2 देखते हैं। 17 का पॉइंट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय व अजमानती होंगे। देखिए यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं कि आरपीएफ एक्ट 1957 के किस धारा के अंतर्गत जो है अपराध जो है संज्ञेय व अजमानती होंगे। संज्ञेय व अजमानती होंगे, यहां संज्ञेय का मतलब क्या हो गया, हस्तक्षेपी अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये क्या हो गया, ये अजमानती होंगे यानी जिसमें जमानत नहीं होगी, और संज्ञेय व अजमानती होंगे। यानी दंड प्रक्रिया संहिता के कोई ऐसा अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है तो उसका कोई धारा होते हुए भी, चूंकि यह एक विशेष जो बल है उसके लिए यह बनाया गया अधिनियम है, तो यह कभी भी जो है हमारा फंडामेंटल लॉ है उसको थोड़ा सा ओवररूल करता है। तो यही कह रहे हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन अपराध दंडनीय अपराध जो है क्या होंगे, ये हस्तक्षेपी अपराध होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे और अजमानती होंगे। 2 में यही दिया है। अब 3 में क्या दे रहा है, सेक्शन 3 इसका देख लिए, 3 देख लिए, 17 का 3 देख लिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार भर्ती किए गए किसी बल सदस्य द्वारा किए गए और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध की अथवा भर्ती किए गए किसी बल सदस्य द्वारा किसी अन्य बल सदस्य के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की जांच करने या उसका विचारण करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां सहायक महानिरीक्षक, ज्येष्ठ कमांडेंट और कमांडेंट में विहित होगी। यहां देखिए जो मजिस्ट्रेटियल पावर है ये किसमें है, तो ये मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है किसको, महानिरीक्षक, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट को क्या है यहां मजिस्ट्रेट की शक्तियां। 3 में बस यही आप याद रखिएगा कि इस अधिनियम के धारा 17 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है वरिष्ठ अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें सहायक महानिरीक्षक यानी सहायक महानिरीक्षक, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट जो है मजिस्ट्रेट की शक्तियां रखते हैं। मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो है अब जो इसमें जो है मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो है इसमें जो है सहायक महानिरीक्षक, ज्येष्ठ कमांडेंट और कमांडेंट को मिली हुई है, बशर्ते कि इनकी जो सर्विस हो वो 3 साल से अधिक की हो, जिनकी 3 नहीं 7 वर्ष तक की सर्विस हो, जो 7 वर्ष तक की सर्विस जिनका हो जाता है उनको मजिस्ट्रेटियल पावर मिल सकता है। तो इसमें जो है महानिरीक्षक, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट को जो है ये मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। जिन्होंने 7 वर्ष का अपना सेवा काल पूर्ण कर लिया है उनको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी। आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसके 4 में कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, व्हेन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल फॉर अ कमांडेंट इन होम द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट आर वेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट और ट्राई एन ऑफेंस, देन इफ द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी विद इन whose jurisdiction the provide that where an offense has been committed within the sum may be investigated or tried by a minor criminal court having jurisdiction in the case। तो इसका जो चौथा पार्ट है, इसके चौथे पार्ट में यही कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। देखिए इसका यहाँ से जो चीजें हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 4 में क्या करा है, इसका मतलब है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। जब अपराधी छुट्टी पर हो या ड्यूटी से अनुपस्थित हो, जब अपराधी छुट्टी पर हो या ड्यूटी से अनुपस्थित हो, जब अपराध भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित न हो, जब वह अपराध छोटा हो भले ही वह अपराध भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्य से संबंधित हो, या जब ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे कमांडेंट के लिए जिसमें मजिस्ट्रेट की शक्तियां विनिहित है अपराध की जांच या उसका विचारण करना साध्य न हो, तब उस अपराध की यदि वह विहित प्राधिकार
प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है ऐसी अपेक्षा करे जांच या उसका विचारण उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मामूली दंड न्यायालय द्वारा किया जाएगा। चलिए 17 का यही चारों पार्ट था और 17 के बाद चलिए देखते हैं 18 क्या कह रहा है। चार देख लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड बाय प्रिवेंट एनी रिक्रूटेड member of the force from being prosecuted for any offense made punishable by an law or from being tried under any such law, prevent him from being liable to a penalty or punishment which is other or more severe than the penalty or punishment provided by the section for such offense। यानी कि इस धारा के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भर्ती किए गए बल सदस्य को किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए उस विधि के अधीन अभियोजित किए जाने से अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन ऐसी किसी शास्ति या दंड का जो ऐसे अपराध के लिए इस धारा द्वारा उपबंधित शास्ति या दंड से भिन्न या कठोरतम है भागी होने से निवारित करती है। परंतु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये चीजें जो है इसमें इसका मेन पॉइंट है। 17 का पॉइंट एक बार देख लेते हैं। 17 में जो है क्या क्या चीजें होंगी। 17 में आपको जो है देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि धारा 9 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक पदासीन नामांकित बल सदस्य को जो अपनी ड्यूटी या काम करने में जानबूझकर लापरवाही करता है, किसी नियम एक्ट या उच्चाधिकारी के उचित आदेशों की अवहेलना करता है या उनका पालन करता है, छुट्टी समाप्त होने पर छुट्टी पर वापस ड्यूटी पर वापस नहीं आता है या विशेष कारण के बगैर बिना कारण के जो है नौकरी पर वापस नहीं आता है या बिना अनुमति के किसी अन्य धंधों में या अन्य कामों में अपने आप को इंगेज करता है, उसको जो है उसको फोर्स हिरासत में लिया जाएगा और दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष तक की सजा होगी। दूसरा पॉइंट देख लीजिए मोटा मोटी क्या करा है कि 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध क्या होंगे, संज्ञेय व अजमानती होंगे। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि संज्ञेय व अजमानती होंगे किसी बात के होते हुए भी। और तीसरा कह रहा है कि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार वरिष्ठ अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की पावर देगी। उसमें कौन कौन जो है, सहायक महानिरीक्षक, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट जिन्होंने 7 साल की सर्विस पूर्ण कर ली हो। और चौथा क्या कह रहा है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। 17 का यही 4 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे आते हैं 18 में तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। 18 में क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि जो है हाँ इसमें जो है पुलिस इंसाइनमेंट एक्ट डिसअफेक्शन एक्ट 1922 की बात करें। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। पुलिस यहाँ पे पुलिस इंसाइनमेंट डिसअफेक्शन एक्ट 1922 जो है यह अधिनियम 22 का बल सदस्यों पर लागू होना, यानी पुलिस इंसाइनमेंट डिसअफेक्शन एक्ट 1922 जो है ये बल सदस्यों पर लागू होगा। इसको पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम बोलते हैं। पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 बल सदस्यों को उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार पुलिस बल के सदस्यों पर लागू होगा। देखिए इस अधिनियम में जो एक चीज बता दें, जो पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 है, इसमें दिया गया है कि बल सदस्य जो है सरकार के विरुद्ध जो है कभी कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरह का कोई चीज नहीं करेगी जो कि शासन के विरुद्ध हो या शासन में जहां जिससे कि किसी प्रकार का कोई डिसबैलेंस चीजें हों। तो पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 जैसा कि नाम से भी प्रतीत है, यह जो है क्या होगा, यह बल सदस्यों पर लागू होगा। यह जो है 18 में यही कहा गया है। 19 में देखते हैं, 19 क्या कर रहा है कि नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेटियन एक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द फोर्स, यानी कि कुछ अधिनियमों का बल सदस्यों पर लागू न होना। कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो बल सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, उसके बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है कि मजदूरी संदाय अधिनियम, देखिए मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 यह बल सदस्यों पर लागू नहीं हो। यहाँ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है क्या कि बल सदस्यों पर लागू होंगे मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक या कोई नहीं। तो इस तरह के में क्या होगा, ये तीनों जो है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और कारखाना अधिनियम 1948 यह जो है
औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्माण के संबंध में किसी राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानीय विधि की कोई बात बल सदस्यों पर लागू नहीं होगी। कुल मिलाजुलाकर ये जो है तीनों अधिनियम जो है ये बल सदस्यों पर लागू नहीं होगी। और 20 क्या कह रहा है, देखिए 20 भी महत्वपूर्ण है, बल सदस्यों के कार्यों से संरक्षण। बल सदस्यों के कार्यों से संरक्षण। पहला कह रहा है किसी बल सदस्य द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य की बाबत उसके विरुद्ध किए गए वाद या कार्यवाही में उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि वह कार्य उसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ड्यूटी के या अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कोई कैजुअलिटी हो जाती है या जिससे कोई इस प्रकार का मामला या इस प्रकार का वाद जो है अधिरोपित होता है, तो उस कार्रवाई में उसके लिए यह अभिकथन करना विधिपूर्ण होगा, यानी वो अभिकथन करेगा कि यह कार्य जो है उसके सक्षम प्राधिकारी के विधिपूर्ण दिए गए आदेशों के अधीन किया गया है। यानी कि यह अगर बल सदस्य के ऊपर कोई वाद होता है, अगर वो ये अभिकथन करता है कि यह जो है कार्य जो है उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो है या उसके अधिकारी के द्वारा, उसके इंचार्ज के द्वारा जो है, उसके सीनियर के द्वारा जो है यह कार्य जो है उसके आदेश के अनुरूप में किया गया है, तो वहां से बल सदस्य को संरक्षण प्राप्त होगा। एक में यही चीज है। और 2 में आते हैं, 2 में क्या कह रहा है, ऐसा कोई अभिभावक उस कार्य का निर्देश देने वाले आदेशों को पेश करके साबित किया जा सकेगा और उसके इस प्रकार साबित किए जाने पर वह बल सदस्य उसके द्वारा इस प्रकार किए गए कार्य की बाबत दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जाएगा, भले ही आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता में कोई त्रुटि हुई हो। यानी कि इस प्रकार का जब अभिकथन करेगा तो जब उसका जांच होगा और उस जांच में यह साबित हो जाता है कि यह जो है बल सदस्य के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, जो अभिवाक किया गया है, वह जो है वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में किया गया है, तो उस प्रकार के उस दायित्व से उस जो उसके पास जो धाराएं लगेंगी या जो उस पर जो है चीजें होंगी, वो सारी चीजों से उसको क्या किया जाएगा, उन्मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, यानी दायित्वों से उसको क्या कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। ऐसा अभिकथन की अगर सत्यापित होता है तो वह क्या हो गया, उस दायित्व से उसको जो है उन्मोचित कर दिया जाएगा या उस दायित्व से बरी कर दिया जाएगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई सिविल या डांडिक कार्रवाई, कोई सिविल या कोई डांडिक कार्रवाई जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध द्वारा उसके अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके की गई या कि जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए किसी बल सदस्य के विरुद्ध हो, परिवादित कार्य के किए जाने के पश्चात 3 मास के अंदर प्रारंभ की जाएगी, अन्यथा नहीं। और ऐसी कार्रवाई तथा उसके कारण की सूचना संबद्ध व्यक्ति को और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई के प्रारंभ होने से कम 1 मास पूर्ण। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप बन सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है संरक्षण में। पहला जो है आपने देख लिया कि जो है किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिए गए विधिपूर्ण आदेशों के पालन में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई इस प्रकार का कोई कैजुअलिटी होती है, अगर वो अभिकथन करता है कि यह कार्य जो है विधिपूर्ण आदेशों के अनुपालन में किया गया है, तो बल सदस्यों को जो है संरक्षण प्राप्त होता है। दूसरे में कहता है अगर जांच में ऐसा पाया जाता है कि जो बल सदस्य के द्वारा जो कथन किया गया है कि यह फला कार्य जो है फला अधिकारी के द्वारा दिए गए सक्षम आदेश के या के अनुपालन में किया गया है, तो इस प्रकार के बाद से या इस प्रकार के जो है एलिगेशन से उसको जो है उन्मोचित कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि तत्समय प्रवृत्ति, यानी वर्तमान समय में उस समय के किसी विधि में किसी बात के होते हुए कोई सिविल या कोई डांडिक कार्रवाई अगर उसके किसी बल सदस्य के ऊपर अधिरोपित किया जाता है, तो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध द्वारा उसके अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए किसी बल सदस्य के विरुद्ध हो परिवादित कार्य किए जाने के पश्चात, यानी कि कोई ऐसा इस अधिनियम के अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुपालन में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी होता है या कोई किसी प्रकार का इस तरह का वाद उत्पन्न होता है, तो उसको जो सिविल और डांडिक कार्रवाई होगी उसको प्रारंभ करने के पहले उस परिवादित कार्य को किए जाने के पश्चात 3 मास के अंदर उसकी जो है जांच प्रारंभ कर दिया जाएगा, अन्यथा 3 मास के बाद उसकी जांच को नहीं किया जा सकता है। और इस कार्रवाई तथा उसके कारण की सूचना जो है संबद्ध व्यक्ति, जिस व्यक्ति के द्वारा वो परिवाद देखा जा रहा है, वह व्यक्ति जो है वरिष्ठ अधिकारी को ऐसी कार्रवाई प्रारंभ करने से कम 1 महीने पूर्व उसकी सूचना जो है वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी।
ठीक है। यानी कि जो भी परिवाद होता है, कोई सिविल या डांडी कार्रवाई होती है, तो परिवाद घटना घटित होने के 3 मास के अंदर जो है वह कार्रवाई जो है प्रारंभ कर देनी चाहिए। और जिस न्यायालय के द्वारा या जिस सिविल या डांडिक न्यायालय के द्वारा कार्रवाई अगर प्रारंभ की जाती है तो 1 मास पूर्व जो है वह क्या उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को, बल के वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी। 3 में यही है, 20 के 3 में यही है। और 21 जो है, 21 हमारा क्या कर रहा है कि पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति, यानी कि यहां से नियम बनाने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। यहां से जो नियम आरपीएफ रूल 1987 जो बनाया गया है वह जो है यहीं से जो है उसको जो है यहीं से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे क्या करें, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र के अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। इसी रेफरेंस में जो है आरपीएफ रूल 1987 जो कि 2 दिसंबर 1987 में हम लोगों को एक राजपत्र के द्वारा जो है अधिसूचित किया गया था, वो नियम बनाने की शक्ति जो है 21 में दिया गया है। दूसरा क्या कह रहे हैं, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे। यानी किन किन के लिए उपबंधित होंगे, तो बल सदस्यों के वर्गों और श्रेणियों तथा वेतन और पारिश्रमिक और बल की सेवा की शर्तों का विनिमय। यानी कि जो नियम बनेंगे, जो अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए जाए, क्या होगा, बल सदस्यों का वर्ग, कौन कौन सा वर्ग होगा, उनका कैटेगरी क्या होगा, उनका रैंक क्या होगा, कौन कौन से अधिकारी होंगे, कौन जो है वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कौन जो है अधीनस्थ अधिकारी होंगे, कौन जो है अंडर ऑफिसर होंगे, उनकी श्रेणियां क्या होगी, उनके वेतन क्या होगा, उनका पारिश्रमिक क्या होगा और उनकी सेवा की शर्तें क्या होगी। इन सारी चीजों के बारे में ऐसे नियम बनाने का अधिकार जो है इस अधिनियम के धारा 21 के अंतर्गत जो है मिलता है। और ख में इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत बल सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिमय। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है इसके अधीन किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्राधिकृत जो बल सदस्यों की जो शक्तियां हैं और कर्तव्यों का उल्लेख भी इसमें है। और तीसरा क्या कर रहा है कि बल सदस्यों के लिए सेवा की कालावधि नियत करना। यानी बल सदस्यों के लिए जो है उनकी सेवा काल कितना होगा, 62 साल होगा कि 65 साल होगा कि 60 साल होगा, ये सारी चीजें जो है इसमें जो है इंक्लूड होगी। तो 21 में यह नियम बनाने की शक्ति है। तो दोस्तों यहां आरपीएफ एक्ट का ये पोर्शन समाप्त हुआ और आशा है कि आप लोगों को कुछ चीजें यहां से मिली होंगी। कई बार आप लोगों ने इस अधिनियम को पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी। तो खास करके 17 और सेक्शन 9 को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे और बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर जब बनाएंगे तो डिस्कस तो वहाँ से करेंगे ही। इसमें जो मल्टीपल टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग आरपीएफ रूल भी पढ़ेंगे। आरपीएफ रूल की जो हाईलाइट चीज़ें हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि जो है इस ओपन चैनल पर सारी चीज़ों को आप लोग को दिया जा सके। और इसके अलावा जिन लोगों को श्रृंखलाबद्ध तैयारी करना है या एक श्रेणीबद्ध तैयारी करना है, तो जो हमारा पैड कोर्स है जो कि शाम 7 से और 9 तक जो प्रतिदिन चलता है उसको ज्वाइन करें। और वहां से आपको अभी से अगर ज्वाइन करते हैं तो जो आपका पुरानी वीडियो है वो पुरानी वीडियो आपको जो मिल जाएंगी, वहां से आप उसको देखिए। तो वहां से बहुत डीपली बताया जाता है। यहाँ जो है जो चीज़ें हैं यहाँ से भी प्रयास किया जा रहा है। खास करके जब मेरा क्लास होता है तो यहाँ से प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक चीज़ों से अवगत कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। और बाकी इनसे जो प्रश्न उत्तर बनेंगे, जो कि आपको पेपर सीबीटी देना है, तो वहाँ से जो प्रश्न उत्तर जो आप जो फेस करेंगे, तो वो चीज़ जो है यहाँ से संभव नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग पेड कोर्स में ही देंगे। कारण ये है कि ये सारी चीज़ें करने में, पीपीटी बनाने में, ये सारी चीज़ें करने में, इसको अरेंज करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए उतनी जन समर्थन, उतनी शक्ति और उतना मैन पावर की जरूरत पड़ती है, जो कि थोड़ी सी अभी इस मामले में हम लोग पीछे हैं, क्योंकि ये जो कोचिंग सेंटर है इनका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक समय लेकर जो है इनसे सारी चीज़ों को करते हैं। तो यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें जो है ओपन प्लेटफॉर्म पर भी दें। लेकिन आपसे फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और सुफिशियंट आपको जानकारी नहीं है, तो आप जो हमारा जो पैड कोर्स है उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको सारी चीज़ें आईपीसी, सीआरपीसी, रेलवे एक्ट, आरपीएफ रूल, माइनर मेजर एक्ट, सारी चीज़ें जो है आपको जो वर्किंग ऑफ रेलवे, सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। 2 घंटे का क्लास चल रहा है, लगभग 15-16 दिनों से क्लास चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, जहाँ से रीजनिंग के भी पार्ट आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट भी वहाँ से मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी को जारी रखिए और जहां तक जो संभव हम लोग का प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाया जाए। जय हिंद,